तो मूवी की शुरुआत होती है कॉन्जरिंग शब्द से। तो ये शब्द आपने काफी सुना होगा, लेकिन ये आखिर होता क्या है? तो किसी भी डीमन, स्पिरिट, डेविल या फिर पैरानॉर्मल एंटिटी को इन्वोक करने, जगाने की प्रक्रिया को जो कि रिचुअल इस्तेमाल होता है या फिर अनह्यूमन वे से करा जाता है, उसको कॉन्जरिंग कहते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है मॉली को दिखाते हुए, जो कि अपने घर पर सोई हुई थी और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वो देखती है कि रूम का दरवाजा खुला हुआ था, तो वो परेशान होकर बाहर आती है और अब उसे उसकी दोस्त सैरा मिलती है, जो कि काफी डरी हुई थी, परेशान और थकी हुई थी। वो रोते हुए खुद को गन से शूट कर लेती है, जिसके साथ ही अचानक से मॉली की नींद खुलती है, क्योंकि असल में वो ये सब नाइटमेयर देख रही थी और शायद से ऐसा कोई हादसा पहले हो चुका था, जिसके चलते उसे उसके नाइटमेयर्स रोज परेशान करा करते थे। अब वो उठकर तैयार होकर सैरा के घर पर जाती है, जहाँ पर उसे सैरा की बनाई हुई कुछ क्रीपी सी ड्राइंग मिलती है, जिसके अंदर एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि मिस्टर मैकपाई से सावधान रहो। और दूसरी बात ये भी लिखी हुई थी कि मिस्टर मैकपाई सब कुछ देख रहा है। खैर, अब मॉली सैरा का सामान देखती है, जिसमें कुछ टेप्स भी रखी हुई थी, और तब तक यहाँ पर सैम भी घर आ जाती है, जो कि असल में मॉली और सैरा की कॉमन फ्रेंड है। बेसिकली ये तीनों ही दोस्त हैं और फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कि सैरा इनके साथ नहीं है, तो शायद से उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। और जैसा कि मॉली के नाइटमेयर्स थे, उसके हिसाब से हमें यही लगता है कि सैरा अब जिंदा नहीं है। खैर, मॉली को यहाँ पर कुछ टेप्स मिल गई थी, जिनके अलग अलग नाम थे। अब वो एक टेप को प्ले करती है और ये दोनों उस टेप को देखने लगती हैं। तो पहली टेप का नाम होता है वीजा बोर्ड डेथ पार्ट 2। अब इस वाली कहानी के अंदर हम सैम को ही देख पाते हैं, लेकिन ये सैम मॉली की फ्रेंड नहीं है, बल्कि ये कोई दूसरी है। मतलब दिखने में बेशक सेम है, नाम भी सेम है, लेकिन कैरेक्टर बिल्कुल अलग है कहानी के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें सैम के ही हस्बैंड जेसन को दिखाया जाता है, जिसे अपने पुराने सामान के अंदर ये सारी टेप्स और कैमरा मिला था और अब वो मस्ती में आकर सब कुछ रिकॉर्ड करने लगता है। सैम घर आती है और आज वो दोनों जेसन के स्कूल फ्रेंड्स जेनिफर और उसके मंगेतर गैरी के घर गए थे और ये दोनों ही पास में रहा करते थे, जिस वजह से ये पैदल पैदल वहाँ चले गए। अब खैर, वहाँ पर थोड़ा बहुत गेट टुगेदर होता है, हंसी मजाक होता है और फिर जेसन जो होता है वो वीजा बोर्ड डेथ पार्ट 2 बनाने का ही सजेशन करता है और यही वो टेप थी जिसको मॉली और सैम फिलहाल देख रही होती हैं। खैर, अब कहानी के अंदर जो सैम थी वो इस बात से थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि जब वो हाई स्कूल के अंदर थी तो वो अपनी फ्रेंड के साथ ड्राइव पर गई थी, जहाँ पर दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और उसकी फ्रेंड की मौत हो गई थी। अब वो गिल्ट में रहने लगी और तब उसने वीजा बोर्ड के जरिए अपनी फ्रेंड की स्पिरिट को समन किया, लेकिन चीजें यहाँ पर उलट पुलट हो गई थी, जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस काफी खराब हो गया और तब से वो वीजा बोर्ड के लिए थोड़ी सी स्केप्टिकल हो गई थी। अब सभी लोग उसको समझाते हैं, मनाते हैं कि काफी पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन अगर फिर भी उसका दिल नहीं मान रहा है तो वो एक्ट ना करे और यहाँ पर वो कैमरा पर्सन बन सकती है, जिस पर वो मान गई थी, यानी कि यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाली इस टेप को वही थी। खैर, अब तभी जेनिफर, गैरी और जेसन वीजा बोर्ड प्ले करने लगते हैं और सैम वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। अब तभी जेनिफर अपने बेटी द बुचर वाले रोल को रिप्राइज करती है और थोड़ा सा हॉन्टेड बिहेव करके, थोड़ा सा एक्ट करके, हंसी मजाक करके उनकी ये वीडियो या फिर ये कहें कि शॉर्ट मूवी रेडी हो गई थी, जिसको अभी हम देख रहे थे और इसका नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब थोड़ी देर के बाद में सैम और जेसन घर के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में भी जेसन रिकॉर्डिंग ही कर रहा था, जिसे सैम रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि जेनिफर और गैरी जेसन के दोस्त हैं और वो लोग अपनी पुरानी बातें करते रहते हैं और सैम का उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो वैसे भी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाती। सीधी बात है कि जेसन को मजा आता होगा, लेकिन उसको बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ऊपर से ये वीजा बोर्ड वाला खेल उसे जरा सा भी नहीं पसंद है। सैम ये कहती है कि जेसन को सब कुछ पता था, फिर भी उसने ये खेल खेला और फिर वहाँ पर दोस्तों के सामने सैम मना भी नहीं कर पाई। अब जेसन उसकी बात को अभी भी मजाक में ही ले रहा था और वीडियो अभी भी चालू होती है कि तभी उसे रोड पर थोड़ी ही दूरी पर कोई व्यक्ति दिखाई देता है, जो कि अचानक से गायब भी हो गया था। लेकिन अभी सैम नाराज थी, तो वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती और जेसन भी इसको इग्नोर कर देता है। दोनों घर आते हैं, जहाँ पर सैम अभी भी गुस्से में थी और जेसन स्टिल रिकॉर्ड कर रहा था। वो ये कहती है कि उसे वीजा बोर्ड नहीं पसंद, क्योंकि उसने सालों तक गिल्ट झेला है, फिर सालों तक हॉन्टिंग्स भी झेली, तो वो इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहती है और ये बात जेसन अच्छे से समझ ले, जिसको वो पहले भी सब कुछ बता चुकी है। और अब वो उसको एक बार फिर से बोल रही है कि उसको वीजा बोर्ड से बिल्कुल दूर ही रहना होगा। फिर अचानक से यहाँ की लाइट चली गई थी, तो जेसन फ्यूज ठीक करने जाता है, लेकिन शॉकिंगली फ्यूज बिल्कुल ठीक था और पड़ोसियों की भी लाइट्स आ रही थी, मतलब कि कोई पावर कट भी नहीं हुआ था, ना ही कोई फॉल्ट था।
अब वो रूम के अंदर आता है तो उसे ब्लैंकेट के नीचे कोई दिखाई देता है, लेकिन ब्लैंकेट हटाने पर वहाँ कोई नहीं था, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। अब तभी वो सैम को बुलाने लगता है, उसे चेक करने लगता है, उसे ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और यहाँ के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए थे। वो काफी परेशान सा हो जाता है कि तभी उसे एक भूत दिखाई देती है, जिससे डर कर वो बाहर जाता है, लेकिन बाहर भी वही भूत उसको मिलती है और इस भूत का चेहरा आप याद रखिएगा, शायद से आगे काम आ जाए। इसी बीच हम रिकॉर्डिंग के अंदर एक ग्लिच देख पाते हैं और कुछ अलग रैंडम फुटेज प्ले हो जाती है, जिसके अंदर हम सैरा को क्लियरली देख पा रहे थे और यहाँ पर हमको क्लियरली नजर आता है कि ये टेप जो है इनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। एनीवेज क्लिप फिर से हमको जेसन को दिखाती है, जो कि जैसे तैसे उस भूत से बचकर गैरी के घर पर आ गया था, जहाँ पर उसे डरी हुई जेनिफर मिलती है, जो कि कहती है कि सैम यहाँ पर आई हुई है, जो कि बिल्कुल पागल हो चुकी है। अब वो सैम को ढूंढने ऊपर जाता है, जहाँ पर पजेस्ड हुई सैम ने गैरी का गला चबा दिया था और नीचे वो गोस्ट जो होती है वो जेनिफर के ऊपर हमला कर देती है। अब ये भूत और पजेस्ड हुई सैम जो होती है वो जेसन को घेर लेती हैं, जिसके साथ ही ये वाली फुटेज यहीं पर खत्म हो गई थी। खैर अब यहाँ पर वापस से कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, यानी कि मेन मॉली और सैम पर। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा कि आगे जाने से पहले आप फुटेजेस के अंदर सेम चेहरे बार बार देख सकते हो, तो इनको आप ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर आप किसी भी कैरेक्टर से कंफ्यूज मत होना। कहानी के अंदर जो कैरेक्टर होंगे स्टार्टिंग में वो बिल्कुल अलग होंगे और मेन कहानी के अंदर जो चल रहा है वो अलग होगा। खैर अब मॉली सैम से ये कहने लगती है कि वो इस फुटेज के अंदर क्या कर रही है, लेकिन सैम को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि उसके जैसे दिखने वाली लड़की इस फुटेज के अंदर कैसे आई। तो मॉली यहाँ पर उस पर शक करने लगती है कि सैम और सैरा ने ही इस फुटेज को बनाया होगा, जिस पर सैम कहती है कि उसको पता भी नहीं है कि वो इस फुटेज के अंदर आखिर आई कैसे, और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड बात थी। अब तभी मॉली फिर से यही कहने लगती है कि ये फुटेज उसने और सैरा नहीं बनाई है, लेकिन सैम का ये कहना था कि उसने सैरा के कॉल्स तक को उठाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो पागल सी हो गई थी, अजीब बातें करती थी और बार बार कॉल करती रहती, उसे कोई मेंटल हेल्प की जरूरत थी। खैर अब दोनों की बहसबाजी के बाद में ये दूसरी फुटेज प्ले करते हैं, जिसका नाम होता है पोसेशन। तो इसके अंदर हम डेव और जॉनी नाम के दो यंग वीडियोग्राफर्स को देख पाते हैं। जॉनी असल में हॉन्टिंग्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट सिनेरियोस की वीडियो बनाता था, जिनको वो ऑनलाइन सेल करके अच्छे पैसे कमा रहा था। अब एक दिन गैबी नाम की लड़की उसे कॉल करके अपने अपार्टमेंट में बुलाती है, जहाँ पर दूसरी लड़की असल में पोजेशन में थी। खैर वो दोनों उस लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी, और तभी गैबी गन निकाल कर ये कहती है कि अब वो दोनों उसकी मदद करे, और वो खुद भी अजीब बर्ताव कर रही थी। ये दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर डेव काफी डर गया था, लेकिन जॉनी उसको समझाता है कि ये पक्का प्रैंक होगा और इससे उनकी वीडियो भी अच्छी बनेगी, प्लस गैबी भी एक्ट ही कर रही होगी और वो गन भी नकली है। अब ये दोनों ही वीडियो बनाना शुरू करते हैं और पजेस्ड हुई लड़की के रूम में जाते हैं, लेकिन वो पजेस्ड हुई लड़की वहाँ से गायब थी। अब डेव दूसरे रूम में जाता है, जहाँ पर वो लड़की सीलिंग तोड़कर नीचे आती है और उस पर हमला कर देती है। मीनवेल जॉनी यहाँ पर गैबी के साथ था, जो कि उसे गन पॉइंट पर रखी हुई थी, और उन्हें अब वो लड़की और डेव दोनों ही नहीं मिल रहे होते। जॉनी थोड़ा सा परेशान था, जिसको डेव का कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ नजर आता है और वो लड़की बाहर घूमती हुई दिखाई देती है। खैर अब तक जॉनी भी डर चुका था और वो वॉशरूम जाता है, जहाँ पर उसे वो लड़की हॉन्ट करती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अब वो बाहर आता है तो गैबी उसे शूट करने लगती है, जिससे बचकर वो भागता है और उसे डेव एक रूम के अंदर बंधा हुआ मिलता है, जो कि पजेस्ड हो चुका था। और अब गैबी जॉनी को शूट कर देती है, जिसके साथ ये फुटेज खत्म हो गई थी, यानी कि वो गन नकली नहीं थी और जॉनी ने जो कुछ सोचा था उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया। खैर मॉली सैम से कहती है कि वो ये सब रिकॉर्ड क्यों कर रही थी, जिस पर सैम कहती है कि उसका इन सब से कोई भी लेना देना नहीं है। बेसिकली हर एक फुटेज के अंदर इनसे मिलता जुलता कैरेक्टर था, जिसके चलते मॉली को उस पर शक हो रहा था। अब तभी यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड सी चीज होती है कि यहाँ पर वो पजेस्ड हुई लड़की मॉली थी, लेकिन मॉली तो ये कहती है कि वो पोजेशन वाली लड़की उसे सैम की तरह लग रही थी, यानी कि यहाँ पर ये टेप्स है ना, वो इनकी माइंड के साथ खेल रही होती हैं। सो डेफिनेटली ये बिल्कुल श्रापित टेप्स हैं, ये कोई नॉर्मल टेप्स नहीं थी। बेसिकली ये टेप्स जो होती हैं वो लोगों को भ्रमित कर रही थी। अब तभी सैम फ्रस्ट्रेशन में और टेप्स निकालती है और ये कहती है कि वो जानना चाहती है कि ये सब आखिर है क्या, और वो इसकी जड़ तक जाकर रहेगी।
जिस पर मॉली ये कहती है कि उन्हें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन सैम अगली टेप को प्ले कर देती है जिसका नाम था ग्रीफ। तो तीसरे फुटेज की शुरुआत होती है अमेंडा नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि एक साइकियाट्रिक डॉक्टर थी, जिसको उसका फेलो डॉक्टर एक केस देता है। लेकिन अमेंडा ये केस लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक केस की वजह से उसके बेटे की मौत हुई, जिसके बाद उसका उसके हस्बैंड से भी डिवोर्स हो गया था, और तब से उसने ऐसे पैरानॉर्मल केसेस को लेना ही छोड़ दिया। शुरुआत में उसने ऐसा सोचा था कि हाँ, ये शायद से साइकियाट्रिक केस हो सकता है, लेकिन फिर वो पैरानॉर्मल निकला, और तब से ही उसने ऐसे केसेस को लेना छोड़ दिया था। खैर, अब डॉक्टर उसे इंसिस्ट करता है कि ये केस माइकल नाम के लड़के का है और उसे उसकी हेल्प की जरूरत है, जिसके चलते वो मान जाती है। खैर, अब अमेंडा अपने एक्स हस्बैंड स्टीफन से बात करके उसको केस के बारे में बताती है, लेकिन वो उल्टा उसको समझाने लगता है कि वो इस केस को बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि आखिरी टाइम काफी कुछ बिगड़ गया था और सब कुछ फिर से होने की संभावना है, जिसके अंदर वो खुद को नहीं संभाल पाएगी। लेकिन वो अपने एक्स हस्बैंड की बात नहीं मानती और ये कहती है कि उनको अगले वीक तो मिलना ही है। खैर, अब ये सेशन 3 दिन तक चलने वाला था, जिसमें पहले दिन माइकल आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और परेशान था, जो कि ये कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, वो कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, किसी को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता। लेकिन मिस्टर मैकपाई ये करवाता है, जिस पर अमेंडा पूछती है कि मिस्टर मैकपाई है कौन, जिस पर वो कुछ खास जवाब नहीं देता और सेशन अंत हो जाता है। इनफैक्ट आपको याद हुआ कि शुरुआत में सैरा ने भी अपनी ड्राइंग्स के अंदर वहाँ पर मैसेज छोड़ा हुआ था कि मिस्टर मैकपाई से दूर रहना, उसकी बात मत सुनना। यानी कि यहाँ पर जो कोई भी एंटिटी है या फिर जो कुछ भी है, वो मिस्टर मैकपाई ही थी। अब अमेंडा रिकॉर्डिंग करती है जहाँ पर वो बताती है कि माइकल को कोई मेंटल इलनेस या फिर डिसऑर्डर है और नेक्स्ट वो हिप्नोसिस ट्राई करने का सोच रही है। खैर, अगले दिन वो आता है तो वो उससे मिस्टर मैकपाई के बारे में पूछती है और अब तभी रूम की लाइट्स और कैमरा ग्लिच हो रहे थे, जिसके साथ माइकल के हाव भाव भी बदल जाते हैं, क्योंकि अब मिस्टर मैकपाई उसके अंदर से अमेंडा से बात कर रहा था। वो कहता है कि उसे सोल्स लेना पसंद है और अभी उसे यहाँ पर कोई और भी दिख रहा है जिसका आज बर्थडे है। अमेंडा पूछती है कि किसका बर्थडे है, तो सडनली माइकल अमेंडा के ही बेटे की आवाज में बात करता है, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। अब दूसरे सेशन एंड होने पर वो स्टीफन को कॉल करती है और उसे हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन स्टीफन कहता है कि ये सब अमेंडा के दिमाग की उपज है, जिस पर वो ध्यान न दे, और वो फोन काट देता है। अब अगले दिन माइकल तीसरे सेशन के लिए आता है तो अमेंडा अपने बेटे से बात करने का बोलती है, लेकिन माइकल कहता है कि वो उसके बेटे को जानता तक नहीं है और वो क्या बोल रही है उसको समझ में नहीं आ रहा। अब तभी अमेंडा जो होती है वो माइकल को प्रेशराइज करने लगती है, लेकिन वो बस यही कहता रहता है कि उसे नहीं पता वो क्या कह रही है। खैर, वो बार बार माइकल को फोर्स करने लगती है और फाइनली अब उसका बेटा बोल पड़ता है, जो कि ये कहता है कि बैडमैन उसकी आंखें निकाल रहा है और अब तक मिस्टर मैकपाई टुक ओवर करके उसे मॉक करता है। तो अब वो माइकल पर हमला करके उसकी आंखें फोड़कर उसको खत्म कर देती है। खैर, अगले सीन में वो अपने बेटे की फोटो को लेकर गाना गा रही थी कि तभी उसे एक कॉल आता है और वो वहां से निकल जाती है और ये टेप भी यहीं पर खत्म हो गई थी। यानी कि हमको इतना समझ आ चुका है कि जितनी भी टेप्स हैं उसके अंदर जो मेन एंटिटी है उसका नाम मिस्टर मैकपाई है। खैर, अब प्रेजेंट टाइम के अंदर मॉली कहती है कि मिस्टर मैकपाई का नाम उसने सैरा के सामान पर भी देखा था और तभी टीवी की ब्लैक स्क्रीन से मिस्टर मैकपाई की आवाज आती है, जो कि कहता है कि वो डार्कनेस में रिबॉर्न होगी। उनको टीवी पर एक हायर बीइंग की झलक भी दिखाई देती है और अब एक नई फुटेज प्ले होने लगी थी। तो तभी हम जान पाते हैं SRO के बारे में, यानी कि सेक्रेड रिडेम्पशन ऑर्डर, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गॉड को मानती है। बट आई बिलीव कि ये गॉड नहीं है, बल्कि उनके लिए गॉड है। बेसिकली ये कोई डीमन है या फिर कोई डार्क एंटिटी है जिसको ये लोग मानते हैं। अब इन लोगों का ये मानना है कि जो लोग बुरे हैं, बुरा करते हैं, उनके अंदर से ये डीमन को दूर करवाते हैं, यानी कि ये लोग डीमन को भगा रहे थे। जबकि फुटेज को देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि यहाँ पर सब कुछ अपोजिट ही लग रहा था। खैर, तभी इस ग्रुप की लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शैरन, और SRO के बहुत से फॉलोअर्स हैं जो कि अब ठीक हो चुके हैं। वो अपनी वीडियोस को ऑनलाइन अपलोड करते हैं और ऐसे ही इन वीडियोस को देखकर कई सारे लोग उनके पास में आते हैं। और ऐसे ही इनमें से है कीरा, जो कि एक ऑनलाइन पॉडकास्ट और वीडियो चैनल चलाती है अपने पार्टनर रॉब के साथ में। अब वो SRO के बारे में बहुत सारी रिसर्च कर चुकी है और इसी बीच एनी नाम की एक लड़की से मिलती है जिसका भाई SRO के कैंप में चला गया था।
अब एनी को अपने भाई से मिलना है और कीरा को इसके बारे में सच जानना है, तो वो एनी को उसके साथ एसआरओ चलने के लिए बोलती है, जहाँ से असल में कीरा को इनवाइट तक आ चुका था। खैर अगले दिन वो दोनों रॉब के साथ वहाँ पर जाती हैं, लेकिन रास्ते में एसआरओ के 2 गार्ड्स विद गन्स उनको अपनी कार से आगे ले जाने लगते हैं। सबसे बड़ी बात कि इनके पास अब उनके फोन नहीं होंगे और ये लोग कुछ रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि उनकी आंखें तक बंद रहेंगी। अब रॉब और एनी को यहाँ से आगे जाना रिस्की लग रहा था, लेकिन कीरा जिद करने लगती है कि वो सच को जानना चाहती है और वो इतने करीब आकर इसको छोड़ नहीं सकती। खैर अब वो लोग इन गार्ड्स के साथ आगे जाते हैं और वहाँ पर उनको और गार्ड्स मिलते हैं जिनके पास और भी ज्यादा गन्स थी। एक प्रोटेक्टर उनको वेलकम करता है और अब वो शैरन के सामने आते हैं। शैरन यहाँ स्पीच देती है कि लोग उसके ग्रुप को इस रिलीजन को गलत बोल रहे हैं और वो बस गॉड का ही काम कर रही है। गॉड के शब्द सबको बता रही है और वो तो खाली लोगों के अंदर ईविल को बाहर निकालती है जिसने कि उनसे पाप कराए हैं और उनको वो दूर भेज रही है। वो जेसन नाम के एक लड़के को बुलाती है जो कि एनी का ही भाई है और वो यहाँ पर काफी खुश था। खैर उसकी बॉडी पर एक सिंबल बना हुआ था और अब शैरन के इशारे पर एनी खड़ी होकर वहाँ पर आती है और तभी जेसन को शूट कर देती है। मीन्स वो पहले से शैरन के साथ मिली हुई थी और वो बस कीरा को यहाँ तक लाना चाहती थी, जिसके अंदर वो कामयाब भी हुई। अब रॉब और कीरा को बेहोश कर दिया गया था और जब उनको होश आता है तो वो खुद को एक केव के अंदर पाते हैं, यानी कि गुफा के अंदर। यहाँ पर उनको एक रिकॉर्डर मिलता है जिसके अंदर एनी ये कह रही होती है कि अब वो दोनों देख पाएंगे कि एसआरओ में सब कैसे रीबॉर्न होते हैं। अब यहाँ उन दोनों को एक पॉजेस्ड व्यक्ति मिलता है जो कि उन पर हमला करने आता है और दोनों को खत्म कर देता है, जिसके साथ ही यहीं पर ये टेप भी खत्म हो गई थी। और तभी सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि जैसा कि टेप के अंदर एसआरओ के फॉलोअर जो थे वो इन दोनों को ही देख रहे थे और मॉली और सैम को बाहर से एसआरओ के फॉलोअर्स के स्लोगन चिल्लाते हुए आवाज आती है। टीवी भी अचानक से बंद हो गया था, यानी कि मिस्टर मैकपाई आ चुका है, यानी कि वो डीमन जिसको ये लोग पूछते थे। यहाँ पर ये कोई गॉड नहीं है बल्कि कल्ट के लिए गॉड है, बाकी रियल में यहाँ पर ये डीमन था। और अब जैसे ही टीवी बंद होता है तो मिस्टर मैकपाई यानी कि डीमन जो होता है वो मॉली और सैम को भी टीवी के अंदर ही खींच लेता है। अब टीवी ऑन होता है और हम उसके अंदर डरी हुई मॉली और सैम को सैरा के साथ देख पाते हैं। और आप यहाँ पर अब चेहरे याद रखना, यानी कि आपको टाइम आ चुका है आप इन सबको पहचानो। तो आप यहाँ पर मिस्टर मैकपाई की बात याद करो कि वो रीबॉर्न होने वाले हैं और ये रीबॉर्न होते हैं इन्हीं टेप्स के अंदर, यानी कि इनको याद नहीं रहता लेकिन ये सेम कहानी के अंदर कैरेक्टर सेम प्ले करते रहते हैं। तो याद करने वाली बात यह है कि पहली स्टोरी के अंदर थी मॉली और सैम और सैरा, दूसरी के अंदर थी मॉली और सैम, तीसरी में सैम और चौथी के अंदर मॉली और सैरा, और जो आखिरी वाली टेप बनी है जो कि अभी तक हम देखते आ रहे थे, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वो है कॉन्जरिंग टेप्स, जो कि इस मूवी का भी नाम है, जिसके अंदर मॉली, सैरा और सैम तीनों ही थे, यानी कि इनकी सोल को अब अच्छे से कंज्यूम कर लिया गया है। और सैरा के साथ शुरुआत में जो हुआ था, जो कि बहकी बहकी बातें करती थी और उसने अजीब सा बर्ताव करना शुरू कर दिया था, तो वो कुछ और नहीं बल्कि रियल हॉन्टिंग मिस्टर मैकपाई की उसी के पास हुई थी। सबसे पहले मिस्टर मैकपाई ने उसको ही कंज्यूम किया था, जिसके बाद यहाँ पर इन टेप्स को छोड़ दिया गया इस कल्ट के द्वारा। और अब ये सारे बुरे सपने जो थे वो आ रहे थे मॉली और सैम को, जिसके चलते ये सैरा के घर पर आए थे जहाँ पर इनको ये टेप मिली, जो कि ये कल्ट और डीमन चाहता था ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा सोल्स मिलती रहे। एंड आई बिलीव कि ये जो कल्ट है ना, वो इस डीमन को रियल लाइफ के अंदर पैदा करवाना चाहता है, इसके चलते उसको काफी सारी सोल्स लगेंगी। आपको याद होगा आपने सिनिस्टर नाम की फिल्म देखी होगी, उसके अंदर बगुल जो एंटिटी थी वो भी बिल्कुल यही सेम चीज करा करता था। वो टेप्स के जरिए बच्चों को पजेस करता था, उसके बाद में उन्हीं से अपने माता पिता को खत्म करवा दिया करता, जिसके चलते उसे बच्चों के साथ साथ पूरे परिवार की सोल्स मिल जाती थी। और ये जो बच्चे हुआ करते थे वो उसकी टीम थी। बेसिकली यही बच्चे यहाँ पर और बच्चों को लाया करते थे और इन टेप्स के जरिए सब कुछ हुआ करता। तो इस मूवी के अंदर भी सेम चीज के ऊपर सेम चीज दिखाने की कोशिश करी गई है। और अब अगली बार जो कोई भी इसका विक्टिम बनेगा उसको इन टेप्स के साथ साथ कॉन्जरिंग टेप्स भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर सैरा, मॉली और सैम तीनों ही होने वाले थे और इनकी एक अलग ही कहानी दिखाई जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर और भी सोल्स को कंज्यूम करेगा मिस्टर मैकपाई। और मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा था कि सारे के सारे चेहरे आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे चेहरे सैम, मॉली और सैरा से ही मिलते जुलते थे। बेसिकली यहाँ पर ये जो डीमन था ना, वो एक दूसरे को ऐसी चीजें दिखवा रहा था, उनके माइंड के साथ खेल रहा था, जिससे सबको एक दूसरे पर ही शक होने लगता हो।
और बस अब क्या था, अंत में यहाँ पर सैम, मॉली और सैरा जो थे वो इस डीमन की भेंट चढ़ चुके थे और इस कल्ट का मकसद भी पूरा होना शुरू हो चुका था। और बूम, इसी के साथ में कॉन्जरिंग टेप्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कॉन्जरिंग टेप्स फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बेसिकली ये सब करने वाला एसआरओ कल्ट था जो कि मिस्टर मैकपाई नाम के डीमन को, या फिर रियल नाम जो कुछ भी हो, उसको यहाँ पर बुलाना चाहता है धरती पर। और रिबॉन्ड करने के लिए उसको कई सारे सोल्स की जरूरत थी और इसी के चलते काम आती है ये शार्पेड टेप्स, जिसके अंदर ये मिस्टर मैकपाई फंसा हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसी के जरिए वो इस दुनिया में आ सकता है। और उसके चलते उसने कई सारी सोल्स को ऑलरेडी कंज्यूम कर लिया था और जितनी भी कहानियां अब तक हमने देखी थी उनके साथ यही हो रहा था। अब देखो, आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि यहाँ सेम कैरेक्टर हर एक स्टोरी के अंदर थे कैसे। तो देखो, या तो ये हो सकता है कि सैम, मॉली और सैरा जो थी वो स्टार्टिंग में बहुत पहले ही मर चुकी हैं और हम खाली उनको रीबॉर्न होता देख रहे हैं, जैसा कि मिस्टर मैकपाई ने बताया था। और हर एक कहानी के अंदर उनको याद नहीं रहता था कि आखिर वो हैं कौन। हो सकता है कि मिस्टर मैकपाई उनकी मेमोरीज को इरेज करके उनका इस्तेमाल कर रहा था और लोगों को फंसाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये कहानी अच्छे समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can